मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो, उठा लो, फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस्ड केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ का एपिसोड नंबर 9 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 100 एंड 101 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह के बंदो, इस वीडियो में जो मैं वर्डिंग्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सेम टेक्स्ट बुक वाली हैं। याद रखें, मैंने खुद से कोई लाइन तख्लीक नहीं की हुई, ये टेक्स्ट बुक ही को बयान किया गया है। आपको मैं टेक्स्ट बुक को समझा रहा हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक को। एंड रिमेंबर दैट एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। राइट हेडिंग्स ऑन योर बुक, अपनी किताब पर हेडिंग्स लगाएं, अपनी किताब पर एक पैराग्राफ के अंदर पॉइंट्स बनाएं। गॉट इट? जिस तरह मैंने बनाए हुए हैं, ये आपकी आसानी के लिए है बेटा। और वर्ड्स के मीनिंग्स लाजमी लिखिए। और अगर आप चाहें कि सर मुझे आप वाले ही नोट्स चाहिए, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नोट्स मौजूद हैं, वहाँ से कॉपी करके अपने किसी वर्ड के डॉक्यूमेंट पे पेस्ट करते जाएं। डन? तो चलते हैं जनाब। फ्रॉम सेक्शन 7.3 ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर एक एक्सरसाइज थी। कहता है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस विच आर नॉट बेसिस बाय आर्हीनियस डेफिनेशन। देखो, आर्हीनियस की जो बेस है वो पानी में जाकर हाइड्रो ऑक्साइड आयंस देती हैं, या हाइड्रोक्सिल आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। जबकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की जो बेस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। तो जनाब एमोनिया, एमोनिया में बज़ाहिर OH- नहीं है, लिहाजा ये आर्हीनियस की बेस नहीं है। लेकिन एमोनिया एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके NH4+1 बनाती है। क्लियर हो गया? तो चूंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, लिहाजा ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की बेस है, मगर ये आर्हीनियस की बेस नहीं, क्योंकि इसमें OH- नहीं है। So, ammonia, it accepts a proton from a water to form ammonium ion, but it does not contain OH- group, so it is not an arrhenius base। और साथ ही आपने इसकी इक्वेशन की एग्जांपल देनी है, ठीक है, कि NH3 प्लस वाटर, तो NH3 वाटर का डोनेट करदा प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NH4+1 बना देती है, और पीछे OH- बच जाता है। एक और एग्जाम्पल है भाई CN-, दैट इज साइनाइड आयन। तो साइनाइड आयन भी, इसके अंदर बज़ाहिर कोई OH- ग्रुप नहीं है इसके फार्मूले में, तो नतीजा ये भी आर्हीनियस की बेस नहीं, लेकिन स्टिल इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और HCN बना सकती है, लिहाजा ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। लो जनाब, इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन टू फॉर्म HCN बट इट डज नॉट प्रोड्यूस OH- आयंस डन डायरेक्टली, सो इट इज़ नॉट एन आर्हीनियस बेस, इट इज़ नॉट एन आर्हीनियस बेस। सो CN प्लस H2O गिव्स HCN प्लस OH-। ठीक है भाई, तो ये थी सेक्शन 7.3 ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर मौजूद एक्सरसाइज। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये 7.4 टॉपिक है, ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को स्टार्ट करने लगे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंसेस दे रिएक्ट विद। कहता है कि एसिड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि किसके साथ रिएक्शन करने लगी है। एक बेस की भी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि वो किसके साथ रिएक्शन करने लगी है। फॉर एग्जांपल, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। गॉट इट? ये एक एग्जांपल दी गई है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता है, वेयर एज बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, और बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करती ही नहीं। तो आइए फिर इनका ज़रा तफसीली जायज़ा लेते हैं कि एसिड्स मुख्तलिफ चीज़ों से कैसे रिएक्ट करती हैं और बेसिस मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। एसिड्स गिव्स द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। एसिड्स मंदरजा झेल 3 किस्म के रिएक्शंस देते हैं। लो जी, पहली जो टाइप है एल्कलीज। पुत्र, एल्कली क्या थी? वो बेस जो पानी में ईजिली डिजॉल्वेबल हो, ठीक है, वो बेस जो पानी में ईजिली डिजॉल्वेबल हो उसे एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एल्कली। मेटल की ऑक्साइड्स भी तो बेसिक है ना, ये हमने तफसीलन पढ़ा भी था, मेटल ऑक्साइड्स वाली हेडिंग के अंदर पढ़ा था। अगर नहीं पता तो पिछली वीडियोस को लाजमी देखो। मेटल की ऑक्साइड्स भी वाटर के अंदर जाकर बेस की तरह बिहेव करते हैं। शायद मैंने आपको वीडियो में याद भी कराया था, शायद नहीं, यकीनन याद करवाया था कि मेटल की ऑक्साइड में O2- होता है, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके OH- बना देता है, यानी कि एंड पर OH- जो है वो बनता है। क्लियर हो गया? तो बेटा जी, जब जब एसिड एल्कलीज और मेटल की ऑक्साइड से मिलेंगे तब तब सॉल्ट्स एंड वाटर बनाएंगे। तो आपके सामने है HNO3 जब CaO से मिलेगा, HNO3 जब CaO से मिलेगा तो पुत्र जी पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे। समझ में लगी? केमिकल रिएक्शन का असूल है कि आपने पुराने बॉन्ड तोड़ने हैं और फिर नए बॉन्ड बनाने हैं, पुराने बॉन्ड्स की तलाक़ें करानी है और फिर नए बॉन्ड्स बनाकर दूसरी शादियां करवानी है। तो जनाब असूल सीधा सा है
पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, ओए पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो जनाब HNO3 का बॉन्ड टूटा, H प्लस अलहदा हुआ, NO3 माइनस अलहदा हुआ। उधर कैल्शियम ऑक्साइड ने पुराना बॉन्ड तोड़ा, Ca2 प्लस अलहदा हो गया और O माइनस 2 अलहदा हो गया। ठीक है भाई, तो पुराने बॉन्ड टूट गए तो नए बॉन्ड बनेंगे। अब मेरा बेटा रिएक्टेंट्स के H प्लस ने राब्ता किया O माइनस 2 से, तो पता ये लगा कि जब H और O2 माइनस आमने सामने आएंगे और क्रॉस में जाएंगी, इनकी वैलेंसियाँ जो है उस पर तफसीलन वीडियो बनाई गई है, चैप्टर नंबर 2 था गालिबन, गॉट इट। तो उसके अंदर मैंने आपको फार्मूला मेकिंग सारी की सारी बताई हुई है। तो जनाब क्या होगा कि H2O बन जाएगा, क्योंकि H ने सामने वाले के नेगेटिव रेडिकल को पकड़ा, क्योंकि H खुद प्लस था, उसने सामने वाले के O-2 को पकड़ा, और इधर से पुत्र Ca2 प्लस ने NO3 को पकड़ा। तो जनाब जब Ca के ऊपर 2 प्लस है और NO3 के ऊपर -1 है, तो माइनस प्लस कैंसल, तो Ca का जो 2 है वो NO3 को आप पैरेंथीसिस लगाओगे, मतलब आप NO3 को ब्रैकेट्स लगाओगे और ब्रैकेट के उस पार इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, Ca का 2 उधर आ जाएगा। तो जनाब इस तरह HNO3 टूटा H और NO3 में, CaO टूटा Ca और O में, H ने O से राब्ता किया, H2O बन गया, Ca ने NO3 से राब्ता किया तो CaNO3 होल ट्वाइस बन गया। पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बन गए, पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बन गए, मुबारक हो, रिएक्शन हो गया। तो पुत्र जी यहाँ हमने सीखा कि एक एसिड HNO3 था, जब उसने कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक मेटल की ऑक्साइड थी उसके साथ रिएक्शन किया तो उसने सॉल्ट और वाटर बनाया। दूसरी एग्जाम्पल में जनाब H2SO4 है जो रिएक्ट करने जा रहा है KOH के साथ। अच्छा पुत्र, ऊपर वाली इक्वेशन जो है उसको बैलेंस बाद में आप कर लेना। बैलेंस के लिए जनाब आपने HNO3 के साथ 2 लगाया है, ये मस्ट है, बैलेंसिंग लाजमी है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये इस पर भी पिछली वीडियोस में बना चुका हूँ। अब मैं बार बार अगर आपको पिछला काम ही समझाता रहूँ तो मैं तो वो खोती हो गई ना कि जिद्दां दी खोती उत्थे ही आण खलोती, जिद्दां दी खोती उत्थे ही आण खलोती। तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट खोती। आगे चलिए भाई, H2SO4 का जब रिएक्शन हुआ किसके साथ, KOH के साथ। चलो भाई, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे। क्या ओए, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे। H2SO4 का पुराना बॉन्ड तोड़ दो, H अलग कर दो, SO4 अलग कर दो, KOH के भी पुराने बॉन्ड तोड़ दो, K अलग कर दो, OH अलग कर दो। तो पुत्र जी H राब्ता करेगा OH के साथ कि आजा, चलिए, वो भी कहेगी आजा। तो जनाब H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। जबकि K प्लस राब्ता करेगा SO4 2 माइनस से कि अब वो दोनों तो चले गए, आजा हम दोनों आपस में बॉन्ड बना लें। तो जनाब K प्लस और SO4 2 माइनस एक दूसरे के आपने सामने आ गए, प्लस माइनस कैंसिल हुआ और SO4 का जो 2 था वो K के लोअर राइट कॉर्नर में आ गया, लोअर राइट कॉर्नर में आ गया। और इस तरह फॉर्मूला क्या बना, K2SO4। तो H2SO4 reacts with 2KOH to produce K2SO4 plus 2H2O। तो पुत्र की बाद में बैलेंस लाजमी करना होता है हमने। ठीक है, K इस तरफ 2 है, यानी प्रोडक्ट्स में 2 हैं, तो फिर रिएक्टेंट्स में भी उसको हमें 2 करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। लो जी, सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब रिएक्टिव मेटल्स जैसे मैग्नीशियम और जिंक जब ये एसिड्स के साथ मिलते हैं तो पुत्र सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इवॉल्व से मुराद खारिज होती है। तो जनाब मैग्नीशियम आया है मैदान में और वहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन करने लगा है। तो जनाब मैग्नीशियम जब HCl के सामने आएगा, HCl का पुराना बॉन्ड तोड़ दिया जाए, क्योंकि पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो जी हाँ, वही हुआ, H और Cl आपस में टूट गए। अब जनाब H बेचारा अकेला रहेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड को ले जाएगा। तो Mg2 प्लस Cl-1 से रब्ता करेगा, तो प्लस माइनस कैंसल और Mg का 2 जो है वो Cl के लोअर राइट कॉर्नर में आ जाएगा और बनेगा MgCl2। और पुत्री जब H प्लस अकेला रह जाए तो 2 अदद H प्लस को आपस में मिला दो तो क्या बन जाएगा जनाब, H2, मतलब हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर हो गया। तो मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनती है और साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, खारिज होती है। ठीक है, बैलेंस फिर बाद में कर लेंगे, HCl के साथ 2 लगेगा। जनाब अली, जब जिंक H2SO4 से मिलने गया तो H2SO4 ने जिंक को देकर अपना पुराना बॉन्ड तोड़ लिया। H प्लस अलहदा और SO4 2 माइनस अलहदा हो गया। ठीक है भाई, H प्लस अलहदा हो गया और SO4 2 माइनस हो गया। और अब Zn2 प्लस SO4 2 माइनस के पास सामने आया तो पुत्र जी प्लस माइनस कैंसल, और चूंकि दोनों की पावर्स भी सेम है 2 और 2, यानी जिंक की भी 2 और SO4 की भी 2, तो 2 2 से कैंसल, बोलो पेंसिल, तेरे दोनों 2 कैंसिल। तो पता लगा जनाब ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज हुई। और इसमें हमें बैलेंस करने की भी कोई खास वो वजह नहीं लगी।
क्योंकि दोनों तरफ एटम्स बराबर हैं। लो जी, द लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्फर, ऑरम, Au दैट इज गोल्ड, एंड प्लैटिनम। बेटा ऑरम गोल्ड का लैटिन नेम है, ठीक है, और प्लैटिनम दे डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद एसिड्स। और ये जो है, जो मैंने आपको बताया, ये एमसीक्यू है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करते जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बल्कि ये करते ही नहीं, ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं। गॉट इट? नॉन रिएक्टिव मुंह से निकल गया, असल में ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। लो जनाब, पॉइंट 3, तीसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब जब एसिड कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स पर गिरेगा, एसिड जब इनके साथ रिएक्ट करेगा तो पुत्रों बनेगी सॉल्ट, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ पानी बनेगा। क्या क्या बेटा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर हो गया? तो जब जब एसिड कार्बोनेट से मिलता है, चलिए आइए अब इसकी तफसील करते हैं। मेरे बच्चों सबसे पहले तो समझो कार्बोनेट कैसे बना था। पुत्री CO2 में O-2 ऐड हुआ, CO2 जमा O2- या -2 जब ऐड हुआ तो बना CO3-2। बात समझ गए हो? तो कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड आयन से बना है, यानी CO2 जमा O2- से बना है। तो CO3-2- को हम कभी भी तोड़ सकते हैं CO2 और O2- में। क्लियर हो गया? तो CO3 टूट सकता है O2- में और CO2 में। चलो अभी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट किया HCl तो पुराने बॉन्ड्स तोड़ दो। अब जब हम पुराने बॉन्ड्स तोड़ेंगे तो Ca2+ अलग हो गया, CO3-2- को हमने जब तोड़ा तो CO2 बना और O2- बन गया। मेरे बच्चों जब CO3-2- को हमने तोड़ा तो CO2 बना, तो CO2 को बाहर निकाल दो। तो मैंने CO2 को बाहर निकाल दिया कि तू निकल, शाबाश, तू गैस है, तू निकल जा, नीवा हो जा, निकल जा। अब पीछे Ca2+ और O2- बच गया। HCl जब टूटेगा तो H+ और Cl- में टूटेगा, पुराने बॉन्ड्स टूट चुके हैं। पुत्र Ca2+ राब्ता करेगा Cl से तो CaCl2 बनाकर वो अलग हो जाएगा, क्योंकि Ca2+ और Cl-, तो Ca का जो 2 है वो Cl के लोअर राइट कॉर्नर पर आ जाएगा और क्या बन जाएगा? CaCl2 बन जाएगा। क्लियर हो गया? CaCl2 बन जाएगा। उधर से मेरा पुत्र H+ ने राब्ता किया O2- के साथ, तो पता लगा प्लस- कैंसिल हो गया और O का जो 2 है वो H के लोअर राइट कॉर्नर पर आ गया और बन गया वाटर। क्या बन गया मेरा बेटा? वाटर। और इस तरह जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ मिला तो बना कैल्शियम क्लोराइड, साथ वाटर और साथ कार्बन डाइऑक्साइड। आप सबको पता है कि हमें बैलेंस लाजमी करना होता है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बराबर करने होते हैं। तो पुत्रियों हमने यहाँ पर HCl के पीछे 2 लगाकर हर जगह नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कर दिया। अब आगे चलते हैं जनाब। जब NaHCO3 पर H2SO4 पड़ा, डन, NaHCO3 पर कौन पड़ा? H2SO4 पड़ा, तो क्या हुआ? तो सुनो भाई, Na+1 अलहदा हो गया, HCO3 में से H+ को अलहदा कर दो, CO3 को बाहर निकालकर CO3-2- को जब तोड़ोगे तो ये बनेगा CO2 और O2- में। किसमें? CO2 और O2- में इसको तोड़ दो। अब मेरा पुत्र H+ राब्ता करेगा O2- के साथ, ये बना देगा H+ और O2- प्लस- कैंसल, और 2 जो है वो सीधा किधर आ जाएगा? H के लोअर राइट कॉर्नर पर वाटर बन गया। CO3 को तोड़ने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उसको हम वैसे ही बाहर निकाल देंगे, तू न्यूट्रल है, तू निकल, शाबाश, CO2 भी निकल गया। और Na का राब्ता करवा देंगे किसके साथ जनाब? SO4 के साथ। तो पता लगा कि Na+1 जब SO4-2- के सामने आएगा तो पुत्र जी प्लस- कैंसल, और 2 जो है वो Na के लोअर राइट कॉर्नर में आकर क्या बना देगी? Na2SO4। तो आइए चलते हैं दोबारा जनाब। NaHCO3 जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा Na2SO4, साथ H2O और साथ CO2। अब हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स चूंकि बराबर रखने हैं तो NaHCO3 के पीछे 2 लगेगा और उसके बाद प्रोडक्ट्स में H2O के पीछे 2 लगेगा और CO2 के पीछे 2 लगेगा। ये जो मैं पीछे पीछे कह रहा हूँ ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं। क्या है बेटा? कोएफिशिएंट्स। ठीक हो गया? अब मेरा बच्चा एक्टिविटी 7.2 है, कहता है फ्यू ग्रैन्यूल्स ऑफ जिंक ले लें एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करें और उसको जेंटली हीट करें ज़रा। तो कहता है आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व। तो हम सबको पता है कि जब जब ये देखो ना, अब मैं आपके सामने डायरेक्ट शॉर्टकट मारा है, ठीक है भाई, तो हम जो है इसको डायरेक्ट शॉर्टकट मारें कि एक्सपेरिमेंट मैंने लिख दिया ऊपर। ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि एक गैस निकलेगी जो कि कलरलेस होगी
और जब हम उसके अंदर बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाएंगे तो वो पॉप साउंड, भुप की साउंड के ज़रिए वो गैस जलेगी और ज़रूर वो हाइड्रोजन गैस होगी। क्यों? क्योंकि जिंक H2SO4 एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर तो इसकी एक्टिविटी को लिख लें। लो मेरा बेटा, खासी लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन क्या करें, आपको समझाना भी ज़रूरी था। और मैं कामचोर आदमी नहीं हूँ, ना ही मैं दूसरे टीचर्स के को कॉपी करता हूँ और ना ही मैं दूसरे टीचर्स की तरह शॉर्टकट्स खेलता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा, मेरा शॉर्टकट आपकी ज़िंदगी का लॉन्ग कट बन जाएगा। रिमेंबर दैट, टीचर का शॉर्टकट बच्चे की ज़िंदगी का लॉन्ग कट बन जाता है और वो बेचारा पूरी ज़िंदगी परेशान रहता है। ठीक है, तो अच्छा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए और अगली वीडियो के लिए बने रहिए अफजल एकेडमी के साथ। सब्सक्राइब कर दें और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी यार शेयर कर दिया करो। चलो जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।